हम्म। तो कल अपन ने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बात करना शुरू किया था ना। तो अब जरा अपन एक बार कर लेते हैं बात। तो हमने जो बात करी थी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में, तो सबसे पहले थ्योरी कौन सी आई? लैमार्किज्म। जो लैमार्किज्म है इसके अंदर कहा गया अबाउट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्या अब हम लैमार्किज्म को मानते हैं? नहीं। फिर थ्योरी आई डार्विनिज्म। डार्विन की थ्योरी का इसेंस क्या कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। दो की कंसेप्ट कौन कौन से हैं? ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? टी आर माल्थस। टी आर माल्थस ने काम किस पे किया था? पॉपुलेशन पे। डार्विन अपनी थ्योरी के अंदर कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। फिर कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ते हैं या लगभग कांस्टेंट रहते हैं? फिर इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ करके लगभग क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। अगली बात ये करते हैं कि यहां अब क्या होगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कितने तरीके का? तीन। इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल। इनमें मोस्ट पोटेंट फोर्स कौन? इंटर स्पेसिफिक को कहा जाता है। फिर अगला इन्होंने बात की वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस के बाद फिर ये बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जब ये कैरेक्टर्स इकट्ठे होते जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा? स्पेसिएशन, यानी कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। इधर अपन ने कहा कि 20th सेंचुरी के शुरुआत में जब मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया तो उसके बाद ह्यूगो डिब्रीज को लगा कि कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए एवोल्यूशन में। तो ह्यूगो डिब्रीज ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? इवनिंग प्रिमरोज पर स्टडी की। और यहां पर इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको अपन ने क्या कहा? म्यूटेशन थ्योरी। अब ये म्यूटेशन थ्योरी के अंदर क्या क्या बात करते हैं? तो ये यहां पर कहते हैं कि जो म्यूटेशन है, दिस म्यूटेशन इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो इनका कहना था कि म्यूटेशन क्या है बेटा? रॉ मटेरियल है फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल किसको माना गया? म्यूटेशन को माना गया। तो इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है वो उसके लिए रॉ मटेरियल अगर म्यूटेशन है तो मतलब कि इवोल्यूशन होता किसकी वजह से है? म्यूटेशन की वजह से। इन्होंने कहा कि जब भी म्यूटेशन आएगा तो म्यूटेशन की वजह से कैरेक्टर्स में क्या आने वाला है? चेंज। अब कैरेक्टर्स में चेंज आएगा तो उसी की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन। अब इन्होंने अगली बात कही कि जो म्यूटेशन है ये म्यूटेशन होते हैं रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो पहली बात म्यूटेशन के लिए क्या कहेगी कि म्यूटेशन कैसे हैं? रैंडम है और डायरेक्शनलेस है। तो कहा कि म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शनलेस है। मतलब पहला इन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन है वो कभी भी हो सकता है। ना होने को कहो 10-20 जनरेशन तक ना हो, और कभी भी अचानक से अगर हो तो को लगातार 2-3 जनरेशन में हो जाए, या अचानक से किसी जनरेशन के अंदर हो जाता है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से इसे क्या कहा गया? रैंडम। अगला कहा गया कि डायरेक्शनलेस है। डायरेक्शनलेस का मतलब हुआ जैसे लेमार्क ने जब बात की थी, तो लेमार्क ने जब बात करी तो वहां पे कहा था कि जो जिराफ है, जिराफ के फोर लिम्ब और नेक की लंबाई बढ़ी, धीमे धीमे करके बढ़ी। तो मतलब कि वहां इवोल्यूशन क्या क्या था? एक डायरेक्शन था। जबकि यहां पे कहा गया कि ये कैसा है? डायरेक्शनलेस है। यानी कि हो सकता है कि एक जनरेशन के अंदर ये प्लांट का जो हाइट है उसमें म्यूटेशन हुआ हो सकता है अगली जनरेशन में कोई म्यूटेशन ना हो सकता है 4-6 जनरेशन बाद हो कि प्लांट का जो सीड है, सीड के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए।
फिर कभी लीफ में कोई म्यूटेशन आ जाए, तो क्या म्यूटेशन की कोई डायरेक्शन है? नहीं। तो इन्होंने कहा कि म्यूटेशन कैसे होते हैं? रैंडम और डायरेक्शनलेस। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डार्विन के हिसाब से, तो डार्विन ने म्यूटेशन की बात करी थी या वेरिएशंस? तो डार्विन ने बात किसके बारे में करी थी? वेरिएशंस के बारे में। तो डार्विन ने जिन वेरिएशंस के बारे में बात की थी, उन वेरिएशंस को कहा था डायरेक्शनल। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसे थे? डायरेक्शनल। जबकि यहां पर ह्यूगो डिवरीज बात किसकी करते हैं? म्यूटेशन की। और म्यूटेशन को क्या कहते हैं? डायरेक्शनलेस कहते हैं। दूसरी बात, यहां अगर आप देखें तो म्यूटेशन को क्या कहा गया है? रैंडम। जबकि वहीं पर डार्विन के हिसाब से बात करें तो डार्विन ने कहा था कि जो इवोल्यूशन है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इनके हिसाब से इवोल्यूशन कैसी है? ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल है इसका मतलब है कि ये धीमे धीमे करके हो रही है। अगर धीमे धीमे करके हो रही है तो हर जनरेशन पे होना चाहिए। अगर धीमे धीमे करके हो रही है तो हर जनरेशन पे थोड़े थोड़े चेंज आने चाहिए। तो डार्विन के हिसाब से अगर ग्रेजुअल है तो इसका मतलब है कैसा है? कंटिन्यूअस है। जबकि म्यूटेशन के हिसाब से ये कैसा है? म्यूटेशन कैसे होते हैं? रैंडम है। डार्विन की वेरिएशन कैसी है? डायरेक्शनल है। जबकि म्यूटेशन थ्योरी जो बात करती है उसके हिसाब से म्यूटेशन कैसे होते हैं? डायरेक्शनलेस होते हैं। अब अगली बात देखिए, यहां म्यूटेशन थ्योरी में इन्होंने कहा कि सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन, ये क्या कहते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन जो है, तो इन सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन को क्या नाम दिया? सॉल्टेशन। तो सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन को बच्चे क्या नाम दे देते हैं? सॉल्टेशन नाम दिया। तो यहां पे अपन ने कहा था कि सॉल्टेशन का मतलब क्या है? कि जब कोई एनिमल कूद कूद के जंप करके चलता है तो ऐसे लोकोमोशन को हम क्या कहते हैं? सॉल्टेटरी लोकोमोशन कहते हैं। तो सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन को क्या नाम दे दिया यहां पर? सॉल्टेशन का। वहीं पर अगर डार्विन के हिसाब से देखें तो डार्विन के हिसाब से जो वेरिएशन है वो लार्ज है कि स्मॉल है? तो डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसी होती है बेटा? स्मॉल है। मतलब जो बातें डार्विन कह रहे थे उससे काफी कुछ अलग बात किसने कही? ह्यूगो डिवरीज ने। अब ह्यूगो डिवरीज ने जो बातें कही उसके बाद अगली बात आती है कि क्या म्यूटेशन थ्योरी के अगेंस्ट हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं? तो हाँ है। तो म्यूटेशन थ्योरी के अगेंस्ट क्या आपने कुछ ऑब्जेक्शंस हैं? यस। पहली बात कि जो म्यूटेशन है वो उतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन ह्यूगो डिवरीज को दिखा। तो म्यूटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो म्यूटेशन अपने आप में एक रेयर फिनोमिना है, यानी कि उतना ज्यादा कॉमन है क्या? ये उतना ज्यादा कॉमन नहीं होता। अब बात आती है कि यहां पर इन्हें इतना ज्यादा कॉमन क्यों दिखाई दिया और हम रेयर क्यों कह रहे हैं? तो लगभग एक फ्रीक्वेंसी कही जाती है कि हर लगभग 10⁶ सेल्स में से कोई एक सेल होती है जिसके अंदर म्यूटेशन होता है। अगर 10⁶ में से एक सेल के अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो म्यूटेशन क्या बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई कि एकदम रेयर? रेयर फिनोमिना है। अब वहीं पर अगर देखें तो यहां पर जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना या इवनिंग प्रिमरोज इन्होंने लिया था, प्लांट कौन सा लिया था बेटा? इवनिंग प्रिमरोज इन्होंने नाम दिया था। ये जो इवनिंग प्रिमरोज था, इस इवनिंग प्रिमरोज के अंदर मौजूद थे क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्या पाए जा रहे थे इसके अंदर? क्रोमोसोमल एब्रेशंस मौजूद थे। तो इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस, यानी कि इस प्लांट के अंदर अगर आप देखें तो यहां लिंकेज की टेंडेंसी कम है और क्रॉसिंग ओवर की ज्यादा है। जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी सेल के अंदर लिंकेज की फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, जबकि क्रॉसिंग ओवर होता है कम। यहां इसके केस में क्या हो रहा था? क्रॉसिंग ओवर काफी ज्यादा होता है। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होने का मतलब है एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे चिपक गया, फिर दूसरे का कुछ हिस्सा टूटा किसी और पे जाके चिपक गया। तो इसका मतलब है कि यहां आपको जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी दिखाई देने वाले हैं।
अगली बात देखिए, अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जितने भी म्यूटेशंस हैं, सो ऑल म्यूटेशंस आर नॉट इनहेरिटेबल। तो सारे म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं होते। तो क्या सारे म्यूटेशन इनहेरिटेबल हैं? नहीं, सारे म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं होते। अब वहीं पर समझो, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि केवल म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, तो म्यूटेशन को इनहेरिटेबल होना चाहिए, क्योंकि कल हमने कहा था कि देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एंड इवॉल्व, यानी कि सिलेक्ट होने और इवॉल्व होने का जेनेटिक बेसिस होना चाहिए। जेनेटिक बेसिस हो इसका मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस होना चाहिए। म्यूटेशन के मामले में क्या इनहेरिटेंस हो पाता है सारे म्यूटेशन का? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैंसर भी तो म्यूटेशन की वजह से होता है, पर सारे कैंसर तो इनहेरिटेबल नहीं होते, क्योंकि केवल वही म्यूटेशन इनहेरिट होते हैं जो कि जर्मिनल सेल के अंदर होंगे। अगर सोमेटिक सेल में कोई म्यूटेशन हो रहा है, तो क्या वो अगली जनरेशन में इनहेरिट होगा? नहीं। तो ये रहा कि साहब ऑब्जेक्शंस क्या थे। अब बात आती है कि जो म्यूटेशन थ्योरी है, आज के हिसाब से अगर हम बात करें कि म्यूटेशन थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, या हम बात करें कि भाई पूरी कहानी है, तो इस पूरी कहानी में से हमारा टेक अवे क्या है, हमें इसमें से क्या सीखने को मिला। तो यहां इंपॉर्टेंस के अंदर अपने को पता चला कि भाई इवोल्यूशन के अंदर रोल किसका है? म्यूटेशन का। क्योंकि आप देखिए, जब जो है डार्विन ने अपनी बात कही, उस समय तक लगभग मेंडल अपना रिसर्च वर्क कर चुके थे। तो डार्विन को या तो मेंडल के बारे में बिल्कुल अता पता नहीं था, या फिर मेंडल का जितना रिसर्च वर्क था उसके अंदर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करी थी मेंडल ने। और डार्विन थे बायोलॉजी के आदमी, बॉटनी पढ़े, तो बायो वालों को वैसे ही मैथ समझ में नहीं आती है। तो इनको अगर कहीं मिला भी होगा, इनको लगा कि यार ये तो मैथ की किताब है, तो उठा के इनने क्या रख दिया एक तरफ। तो इन्होंने, हालांकि उस समय तक मेंडल फैक्टर्स वगैरह की बात कर चुके थे, पर डार्विन ने उस बारे में कोई बात करी नहीं। डार्विन ने उस मामले में क्या बनाई रखी? चुप्पी। बाद में क्या हुआ कि जब म्यूटेशन थ्योरी आई, तो हमें लगा कि नहीं यार, म्यूटेशन का भी अपना इंपॉर्टेंस है। अब इवोल्यूशन कैसे होता है? तो इवॉल्व कौन होता है? सिंगल इंडिविजुअल या पॉपुलेशन? तो अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को लेकर के आगे जो भी स्टडीज करी गई, उनकी वजह से इस पूरी कहानी में और ज्यादा क्लैरिटी आई कि भाई इवोल्यूशन होता कैसे है। तो एक बार जरा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का पहला पैराग्राफ पढ़ के देखो। इसका मतलब है कि इसके जो क्रोमोसोम थे वो स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी टूटते रहते हैं। तो अगर क्रोमोसोम टूटेगा, एक से दूसरी जगह जाके अटैच होगा, तो मतलब यहां म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगी, जबकि नॉर्मल सेल में क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं होते। तो इसीलिए आपको नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या उतने ज्यादा म्यूटेशंस दिखाई देंगे? नहीं।
नहीं, डार्विन नहीं, डार्विन एकदम सही थे। जो म्यूटेशन थ्योरी है उसके अंदर हार्डी वीनबर्ग ने जो बातें कही उसमें से भी हमने क्या किया, अपने मतलब की बात उठाई। डार्विन की कहानी को और म्यूटेशन थ्योरी के अंदर जो कहानी कही गई उसको दोनों को मिला के अब हमने एक नई थ्योरी बनाई जिसको हम नाम देते हैं नियो डार्विनिज्म। तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो अपन पढ़ेंगे ना वो एक्चुअली नियो डार्विनिज्म है कि आजकल हम क्या मानते हैं एवोल्यूशन के बारे में। नहीं, पढ़े आगे। देखिए, आज तो वहां पहुंच गए, कंपटीशन ज्यादा है। तो या कंपटीशन के लिए तो आए हो, आए काय के लिए हो? हाँ बता। तेरा नाम सनी है तो ये सूरज से पहले जगना चाहिए। अच्छा, और क्या है? गार्ड उससे पहले आ जाता है, तू परेशान मत हो। मैं बिल्डिंग में रात रात भर रुका हूं। हाँ, डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन का कारण क्या था? वेरिएशन। वेरिएशन स्मॉल थे कि लार्ज? स्मॉल थे। तो मतलब वेरिएशन के लिए क्या कहा जाएगा? माइनर। ठीक। तो डार्विन ने माना था कि ये जो माइनर वेरिएशन है इनकी वजह से इवोल्यूशन होता है। जबकि वहीं पे म्यूटेशन थ्योरी के अंदर हार्डी जो है म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि क्या वो जो छोटे वेरिएशंस हैं उनकी वजह से इवोल्यूशन होता है? नहीं। इन्होंने कहा कि लार्ज वेरिएशंस, वो जो लार्ज वेरिएशंस थे उन्हीं लार्ज वेरिएशन को इन्होंने नाम क्या दिया था? म्यूटेशन। तो इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन की वजह से होता है जो कि लार्ज वेरिएशन है, ना कि उन छोटी वेरिएशंस की वजह से जिनके बारे में डार्विन ने बात करी थी। हाँ, दोनों का कंपैरिजन किया है कि दोनों ने बातें क्या कही थी। पर डिवरीज बाद में आए थे, डार्विन उससे पहले अपना काम कर चुके थे। तो डिवरीज ने कहा कि डार्विन ने जो कुछ कहा है ये बातें सही नहीं है। तो अभी मिलेगा ना, हार्डी बीनबर्ग पे आते हैं। तो देखिए, अब अपन बात करेंगे हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन का मतलब है कि ये जो म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आएंगी, यही वेरिएशंस जब इकट्ठी होती जाएंगी, या अगर लार्ज वेरिएशन है जिनके इकट्ठे होने की जरूरत भी नहीं है, तो उससे क्या होगा? नई स्पीसीज बन जाएगी। उससे क्या बनेगा? नई स्पीसीज बनेगी। डार्विन के मामले में हमेशा था कि वेरिएशंस को इकट्ठा होना पड़ता था, तब नई स्पीसीज बनती थी। यहां पे वेरिएशन है वो है ही लार्ज, तो क्या उसे इकट्ठा होने की जरूरत है? नहीं। तो वही म्यूटेशन स्पेसिएशन करा देगा। इसके जो क्रोमोसोम है वो स्टेबल नहीं थे। स्टेबल नहीं थे मतलब कि क्रोमोसोम टूटते रहते थे। क्योंकि क्रोमोसोम टूटते रहते थे तो इसकी वजह से यहां पे म्यूटेशन के चांसेस या म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब देखो, हार्डी वीनबर्ग के बारे में अगर बात करें तो दो साइंटिस्ट के नाम हैं। एक आते हैं हार्डी साहब। ये जो हार्डी थे ये बेटा मैथमेटिशियन थे। हार्डी का बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। तो हार्डी साहब कौन है? मैथमेटिशियन है। और इनके साथ मिलकर के जिन्होंने काम किया वीनबर्ग, ये वीनबर्ग साहब थे बायोलॉजिस्ट। तो वीनबर्ग साहब कौन रहे? बायोलॉजिस्ट। इन दोनों ने मिलकर के प्रपोज किया एक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या बातें अपने को करनी है, तो उससे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कि जीन पूल क्या होता है। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? जीन पूल। ध्यान दें, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का यूज किया जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। कहां यूज होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज किया जाता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो जीन पूल होता है सम टोटल
of all genes and their alleles in a population, मतलब किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन पाए जा रहे हैं और उनके जितने भी एलील हैं, उन सबको अगर आप जोड़ जाड़ के इकट्ठा कर दो तो जो बनेगा उसको अपन क्या कहते हैं, जीन पूल कहा जाता है। तो मतलब कि जैसे हम ह्यूमंस की अपनी एक पॉपुलेशन है, अब हम सबके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, जीन्स हैं, उनके एलील्स हैं। अब एलील में भी देखो अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग तरीके के एलील्स हैं। तो अगर आप इस सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद अब आपको क्या मिलता है, यहां पर जीन पूल मिलता है। क्या मिलता है अपने को, जीन पूल यहां पर मिलता है। अब जो जीन पूल है उसके बाद अगला समझिए, यहां पर आपको समझना जरूरी है रैंडम मीटिंग। अगली टर्म जो अपने मतलब की है वो टर्म हो जाती है रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग का मतलब होता है कि व्हेन एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन गेट इक्वल चांसेस ऑफ मीटिंग या इक्वल चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर पॉपुलेशन के हर मेंबर को बराबर के चांसेस मिल रहे हैं, और बराबर के चांसेस हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के सेंस में, तो ऐसी मीटिंग को क्या कहा जाता है बेटा, रैंडम मीटिंग अपन कहते हैं। रैंडम मीटिंग के अपोजिट एक टर्म होती है सिलेक्टिव मीटिंग। रैंडम मीटिंग के अपोजिट टर्म क्या होती है, सिलेक्टिव मीटिंग। जनरली अगर हम देखें तो ज्यादातर पॉपुलेशंस के अंदर आपको सिलेक्टिव मीटिंग दिखाई देती है, क्योंकि पॉपुलेशन में जिन मेंबर्स के पास ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं उनको ब्रीड करने के, रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसी मीटिंग को अपन क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव मीटिंग। जबकि रैंडम मीटिंग का मतलब क्या हुआ कि सारे मेंबर्स को ब्रीड करने के चांसेस मिले बराबर। अब यहां पर ये अगली बात करते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसीज of a random mating population, तो एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ रैंडम mating population remain constant over generations। तो इनका कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पॉपुलेशन के अंदर जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो एलील फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। मतलब कि क्या एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नहीं। अब ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, एलील फ्रीक्वेंसी की जीन फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो ह्यूमन में हम कहें कि लेट से, अगर मान लेते हैं कि 10,000 जीन हैं, तो एक जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1/10,000। अगर मान लो 10,000 जीन हैं तो एक जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1/10,000। जनरली अगर हम बात करें तो एक जीन के एलील कितने होते हैं, दो, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। तो मतलब कि उस जीन में जो डोमिनेंट वाले की फ्रीक्वेंसी है वो हुई 1/2, और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 1/2। तो ये जो प्रिंसिपल है ये जीन फ्रीक्वेंसी की बात करता है कि एलील फ्रीक्वेंसी की, ये बात किसके बारे में करता है, एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है। तो यहां पर बात करी कि एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि ये बदलती है क्या, नहीं, ये बदलती नहीं है। कब नहीं बदल रही, ओवर जनरेशन। इसका कहना यह है कि मान लो पहली पीढ़ी में जो भी एलील फ्रीक्वेंसी थी, क्या थी, कैसे निकालते हैं अभी हम बात करेंगे। जो भी एलील फ्रीक्वेंसी थी वही सिमिलर एलील फ्रीक्वेंसी आपको 9वीं या 10वीं पीढ़ी में भी दिखाई देगी, बशर्ते पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, रैंडम मीटिंग।
पॉपुलेशन के अंदर सारे मेंबर्स को ब्रीड करने के चांसेस बराबर मिले। तो क्या पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? नहीं। अब जरा देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जीन है और इस जीन का नाम मैंने ले लिया ए। कौन सा जीन है? ए। तो जो जीन ए है, इस जीन के अगर हम देखें एलील्स, तो एलील्स कितने रहेंगे? दो, कैपिटल ए और स्मॉल ए। एलील कितने हो गए? दो। द वन इज कैपिटल ए एंड अदर इज स्मॉल ए। कैपिटल ए आप जानते हैं डोमिनेंट एलील है। कैपिटल ए कौन सा एलील हो गया? डोमिनेंट। जबकि स्मॉल ए कौन सा एलील है? रिसेसिव। तो डोमिनेंट एलील को हमने क्या लिखा? कैपिटल ए। जबकि रिसेसिव एलील को अपन ने क्या लिखा? स्मॉल ए। अब ध्यान दें, ये जो हार्डी वीनबर्ग हैं, एलील की बात करते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी की? किसकी बात करते हैं? एलील फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो अब अगर मैं ऐसा मान लूं कि जो कैपिटल ए है, इस कैपिटल ए की जो भी फ्रीक्वेंसी हो, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने यहां नाम दे दिया पी। कैपिटल ए यानी कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया मैंने? पी। वहीं पर जो रिसेसिव एलील है, इस रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को मैंने यहां पे नाम दे दिया क्यू। तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को क्या कहा? क्यू। अब यहां पर एलील तो दो ही है ना? एलील कितने हैं? दो। तो अगर ये एलील दो हैं, तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आएगा? किसी बालक को इसमें कोई समस्या है कि P प्लस क्यू 1 नहीं आएगा? आएगा ना? चाहे जो कर लो, चाहे आप P की वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे आप Q की वैल्यू कुछ भी निकाल लो, हमेशा P प्लस क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। अगर ये 1 नहीं है, अगर इन केस ये 1 नहीं आ रहा, तो आपकी कैलकुलेशन में समस्या है। तो समस्या आपकी कैलकुलेशन में है। कभी ऐसा मत सोचना कि अगर P प्लस क्यू 1 ना आए तो पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर P प्लस क्यू 1 नहीं आ रहा, तो गलती हार्डी वीनबर्ग की नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो जब P प्लस क्यू 1 नहीं आ रहा। हर कंडीशन में, हर पॉपुलेशन में, हर जनरेशन में P प्लस क्यू हमेशा क्या आता है? 1। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इसी को अगर अपन समझाएं बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, इन्होंने कहा कि इसी चीज को अगर मैं कैसे समझाऊं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन से समझाऊं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से जब आप समझाएंगे, तो इन्होंने कहा कि P प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर है, वो क्या होता है बेटा? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। P प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। अगर P प्लस क्यू 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर भी 1 होगा और इसके एक्सप्रेशन का टोटल भी 1 आएगा। मतलब कि यहां पर इसका टोटल भी कितना आना चाहिए? 1। तो इन्होंने कहा कि अगर आप समझाते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू, तो यहां पर इसे कुछ ऐसे समझाया जा सकता है। अब दिमाग में प्रश्न यह आता है कि वाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन? इन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ही क्यों समझाया? कोई और तरीका क्यों नहीं पकड़ा समझाने का? तो मान लेते हैं कि आपके पास दो हेट्रोजाइगस हैं। कौन है बेटा? दो हेट्रोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस कराना है कैपिटल ए स्मॉल ए से। कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस किससे करा रहे हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार लिया आपने? दो बार। तो हमने P प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी तो किया, कर लिया ना? अब अगर मैं इसके लिए बनाऊं चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर अगर बनाता हूं, तो पुनेट स्क्वायर में अपने को पता है कि यहां पर हमें गैमीट लिखने हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए इधर आ गया, कैपिटल ए स्मॉल ए इधर आ गया। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? P। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी P है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? Q। पहले वाले बॉक्स में यहां क्या आ जाएगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए। इस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? P।
इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पी, तो पी इंटू पी इक्वल टू क्या हुआ पी स्क्वायर। अगर ये पी स्क्वायर है तो मतलब कि पी स्क्वायर आपको बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। इसने फ्रीक्वेंसी किसकी बताई, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी बताई। ये वाली बात क्लियर। अब अगला देखिए, अब यहां पर आप देखें आएगा इधर कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मतलब ये क्या हो गया पी क्यू, ये कौन हुआ पी क्यू। इस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी, इसकी क्या क्यू, फिर इसकी पी, इसकी क्या क्यू। अगर पी क्यू को पी क्यू से जोड़ोगे, क्या करना है जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो पी क्यू और पी क्यू जुड़ के क्या बनेगा टू पी क्यू। तो ये जो टू पी क्यू है ये बोलो किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो अपन ने कहा ये फ्रीक्वेंसी है हेटेरोजाइगस की। तो हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या आती है टू पी क्यू। आप में से ज्यादातर बच्चे यहां गलती करते हैं, आप मान लेते हैं कि हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पी क्यू होगी, तो ये पी क्यू होती है कि टू पी क्यू। ध्यान रखना, आपने जब यहां चेकर बोर्ड बनाया है तो कैपिटल ए स्मॉल ए एक बार नहीं लिखा, कितनी बार लिखा है दो। अगर ये दो बार लिखा गया है तो क्या आपको केवल पीक्यू लिखने का अधिकार रह जाता है, नहीं, हमेशा क्या लिखना है टू पी क्यू। तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कौन करता है टू पी क्यू, किसे रिप्रेजेंट करेगा। अब अगला देखिए, इधर आपका आ जाता है यहां पर स्मॉल ए स्मॉल ए, यहां कौन आ गया स्मॉल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्यू और इसकी भी क्या है क्यू। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर ये यहां पे फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस रिसेसिव की, किसकी फ्रीक्वेंसी हुई होमोजाइगस रिसेसिव की। तो क्या हमें समझ में आया कि इस इक्वेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ही क्यों समझाया जाता है, क्योंकि जब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं तो ऐसे ही बनेगा ना। तो ये एक्चुअली आपको क्या समझा रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या इतनी बात अभी अपने पल्ले पड़ी, किसी बालक को इसमें कंफ्यूजन। हाँ जीन नहीं एलील है। ये तो हमने माना कि पॉपुलेशन में मान लो दो अगर हेट्रोजाइगस हो तो उनके बीच में अगर क्रॉस कराएं तो क्या आएगा। तो वहां से ये पूरी एलील पूरी थ्योरी निकल के आई कि पूरा जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को हमने लिया कहां से। फिर हमने कहा कि ये जो एप्लीकेबल है ये है रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन, रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन पे। मैंने रैंडम मीटिंग इंडिविजुअल नहीं कहा है, पॉपुलेशन कहा है। अगर पॉपुलेशन कहा है तो हर एलील को रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने के बराबर मौके मिलेंगे। मौके क्या मिलेंगे, बराबर मौके मिलेंगे ना। अगर बराबर मौके मिलेंगे तो बराबर हम कैसे दिखाएं, तो हमने कहा कि एक इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे के अंदर भी कैपिटल ए स्मॉल ए। हाँ कोई भी लो, जैसे अगर आप चाहें, जैसे अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ना एम एन ब्लड ग्रुप, तो वो एम एन ब्लड ग्रुप वाला केस आप ले सकते हैं। हाँ एबीओ वाला मत लेना क्योंकि उसमें एलील दो नहीं होते, उसमें तीन होते हैं। हाँ तो वो चीज यहां एप्लीकेबल नहीं है। इसका कांस्टेंट का मतलब यह है कि अगर आप दो जनरेशन में देखेंगे तो दोनों जनरेशन में पी बराबर रहेगा, दोनों जनरेशन में क्यू बराबर रहेगा।
ध्यान रखें, आपको 2 जनरेशंस में देखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़े। हाँ, तो 2 क्या 10 लिख कंपैरिजन करो। आप पेरेंटल में देख लो, F1 में देख लो, F2 में देख लो, F3 में देख लो, पर उससे आपको नहीं लगता क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा? तो जो क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है वो इतना है कि आपको 2 जनरेशन में कंपेयर करा दे। बस आपको देखना है कि क्या दोनों में P और Q की वैल्यू बदली कि नहीं। तो हम पहले समझेंगे कि P और Q निकाले कैसे जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर अपन बढ़ेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पता कैसे की जाती है कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। आगे बढ़ जाएं। देखिए, अब हम पहले समझते हैं कि भाई P और Q निकालते कैसे हैं। तो पहला अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि अपने पास चूहे हैं 100। कितने चूहे हैं? और ये जो 100 चूहे हैं, इनमें से 84 हैं ब्राउन। 84 का कलर कैसा है? ब्राउन। और 16 का जो कलर है वो अपन मान लेते हैं 16 है एल्बिनो। और ये जो एल्बिनो है, ये वाला जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। एल्बिनो वाला कैरेक्टर कैसा है? रिसेसिव। अब सबसे पहले अपने मतलब की सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो। कभी भी क्वेश्चन आपको डोमिनेंट फिनोटाइप से शुरू नहीं करना है। कभी भी क्वेश्चन आपको डोमिनेंट फिनोटाइप से शुरू करना नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना दे कि 100 है जिनमें से 84 ब्राउन है और ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम है कि 100 में से 84 माइनस करो और माइनस करके निकालो कि रिसेसिव कितने हैं। कारण समझिए, आपको पता है कि अगर आप इनके बारे में बात करते हैं तो ये दोनों ही ग्रुप डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करेंगे। ये दोनों क्या शो करेंगे? डोमिनेंट फिनोटाइप। मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप प्योर है कि इसके अंदर मिक्सिंग है? और जबकि प्योर वैल्यू कौन सी होती है? रिसेसिव फिनोटाइप। प्योर कौन होता है? रिसेसिव फिनोटाइप। तो क्वेश्चन शुरू कहां से करना है? डोमिनेंट से कि रिसेसिव से? अगर न दिया हो तो निकालो, पर सबसे पहले शुरू कहां से करना है? रिसेसिव से। अभी अपन ने कहा कि अगर हमारे पास 16 एल्बिनो है और इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये आपको बताने हैं कि हेट्रोजाइगस रेट्स का नंबर कितना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो एल्बिनो है, ये एल्बिनो वाला कैरेक्टर कैसा है? रिसेसिव। मतलब कि ये जो 16 है, ये आपका क्या है? क्यू स्क्वायर है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 16। हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। ध्यान देना, ये नंबर नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। क्या ये नंबर है? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको नंबर से शुरू करना है कि फ्रीक्वेंसी से? अगर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो क्या ये 16 नंबर है कि फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किससे करो? कितना आ जाएगा? 0.16। क्यू स्क्वायर कितना आया? 0.16। तो क्वेश्चन नंबर से सॉल्व करते हैं कि फ्रीक्वेंसी? वहां जो बात करी गई फ्रीक्वेंसी की बात करी है। अगर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.16 है तो क्यू बोलो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.4। तो क्यू कितना हो गया? 0.4 है ना? हम जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हमेशा P प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है? 1।
तो P इक्वल टू 1 - Q भी तो हो जाएगा। P क्या हो जाएगा? 1 - Q। अगर P 1 - Q है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर P की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। P कितना हो गया? 0.6। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है? हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? हेटेरोजाइगस पूछा है। तो हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? 2pq। हेट्रोजाइगस क्या है? 2pq। अगर ये 2pq है तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 0.6 × 0.4। तो 6 × 4 = 24 × 2 = 48। यानी कितना आ गया? 0.48। कितना आया? 0.48। ये 0.48 जो आया वो नंबर है कि फ्रीक्वेंसी? और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर। अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो 0.48 को मल्टीप्लाई किससे करो? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना आ गया? 48। नंबर कितना आ गया? 48। यानी कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अगर P 0.6 है तो 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। यानी कि 36 मेंबर हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। 48 हैं जो कि हेट्रोजाइगस हैं। और 16 कैसे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बात समझ में आई? पक्की बात? लिखो एक क्वेश्चन। In a population of 200 cats, in a population of 200 cats, बिल्ली, 18 are homozygous recessive. हाँ, 18 are homozygous recessive. Find number of homozygous dominant. Number of homozygous dominant. बिल्ली कितनी है? 200। इनमें से रिसेसिव वाले का नंबर कितना? 18 मतलब 18। 80 नहीं। आज मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। फिजिक्स वालों को ये फायदा होता है ना, क्वेश्चन बोलो उसके बाद अब करो तुम। जल्दी। क्यों कितना होगा? मुझे क्या पता? मुझसे ज्यादा मैथ अभी तुम पढ़ रही हो, फिजिक्स पढ़ती हो। मैं तो मेरे को कम से कम 20-25 साल हो गए फिजिक्स छोड़े हुए।
अभी देखते हैं कितना आएगा। आसपास क्या होता है, मतलब आधी पौनी बिल्ली भी होती है क्या? हम्म। क्या आपने क्वेश्चन में इस बात पे ध्यान दिया है कि बिल्लियां 200 हैं, 100 नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको जो डिवाइड करना है वो 100 से नहीं 200 से डिवाइड करना है। ये बेटा 0.09 आएगा कि 0.9? हम्म। 166। हाँ भाई, तेरा कितना आया? तू लेके आया, मैं थोड़े लेके आया हूं। देखें, आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं? 18। तो मतलब कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी? 18/200। 18/200 कितना होता है? 0.9 की 0.09? तुम में से कुछ लोग यही गलती करे बैठे हैं कि तुमको 0.9 और 0.09 में अंतर समझ में नहीं आ रहा। तो यानी Q की वैल्यू Q स्क्वायर कितना आ गया? 0.9। Q कितना हुआ? Q कितना हो गया? 0.3। अगर Q की वैल्यू 0.3 है तो P कितना हुआ? 0.7। अगर P की वैल्यू 0.7 है तो P स्क्वायर कितना हुआ? 0.49। अब नंबर निकालना है तो 0.49 को 200 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? क्या आप सबके दिमाग में चमका कि आंसर 98 होगा? कितना होगा क्वेश्चन का आंसर? 98। तो हमने यहां पर कहा कि होमोजाइगस डोमिनेंट इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 98। अब बढ़ते हैं अपन आगे कि भाई हमने जो बात की थी ना कि एलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन, तो उस बात का मतलब यहां पर क्या है? तो फिर वापस से बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रैट पॉपुलेशन है। हमारे पास क्या बिटाई? रैट की पॉपुलेशन है। इस रैट पॉपुलेशन को जब मैंने F1 जनरेशन में देखा, कौन सी जनरेशन के अंदर देखा? F1। तो यहां पे चूहों का नंबर था 100। कितने चूहे थे? 100। इनमें से एल्बिनो का नंबर था 16। एल्बिनो का नंबर कितना था? 16। जब मैंने इसी पॉपुलेशन को F5 जनरेशन के अंदर देखा, इस पॉपुलेशन को कहां देखा? F5 में। F5 में देखने पर मुझे पता चला कि यहां पर जो नंबर है ये बढ़ के कितना हो गया है? 200। नंबर बढ़ के कितना हो गया? 200। और अब मुझे यहां पता चलता है कि जो एल्बिनो हैं उनका नंबर है 18। एल्बिनो का नंबर कितना है? 18। तो दो जनरेशन का डेटा आपके पास है। अब अगर पहली जनरेशन में निकालें तो आपको पता है कि P यहां कितना आएगा? 0.6। Q कितना आने वाला है? 0.4। दूसरी जनरेशन में P कितना आएगा? 0.7। और Q कितना आ जाएगा? 0.3 आएगा। अगर मैं दोनों जनरेशन में देखूं तो क्या दोनों जनरेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट है कि चेंज हुई? चेंज हुई ना ओवर द जनरेशन। तो मतलब अपन ने कहा कि यहां पर जो एलील फ्रीक्वेंसी है, ये एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? चेंज। अगर ये एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो इसका मतलब है पॉपुलेशन हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है कि नहीं?
नहीं है ना, यानी कि देयर इज डेविएशन फ्रॉम हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या है, डेविएशन है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से। अब समझो, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, कितना डेविएशन हुआ, ये इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन। ये इंडिकेट क्या करता है, एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि आपको इससे बात ये समझ में आई कि अगर पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, अगर पॉपुलेशन किसके अंदर है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में, तो बोलो इवोल्यूशन हुआ कि नहीं। अगर इक्विलिब्रियम में है तो मतलब कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा। तो अब बात आती है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर है तो मतलब यहां कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा। और अगर यहां पर डेविएशन हो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से, तो अगर डेविएशन हो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से, तो इसका मतलब है कि इवोल्यूशन हुआ। तो अपन ने कहा कि इवोल्यूशन अकर्ड। अब बताओ, इवोल्यूशन को हम क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस। इवोल्यूशन को हम मानते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार इवोल्यूशन होता रहता है। तो मतलब क्या इवोल्यूशन कभी रुकता है? अगर इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता तो मतलब कि क्या कोई पॉपुलेशन कभी भी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में होती है? दुनिया की कोई भी पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है, नहीं हो सकती, क्योंकि हर पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है। तो अब आप कहोगे कि अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती है, तो फिर हम इसे पढ़े काहे को, फिर तो बेकार चीज है। आइडियल गैस नाम की कोई चीज होती है? पर हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं ना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किन कंडीशंस में पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में बनी रहती है और कौन सी कंडीशंस हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं, तब तक क्या हमें इवोल्यूशन कराने वाले फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा। समझिए, अगर आपको किसी भी एक फैक्टर एक्स के बारे में पता है कि अगर ये काम होता हो तो पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, तो इसका मतलब है कि वो जो फैक्टर एक्स है वो इवोल्यूशन कराता है। बात समझ में आई? अगर कोई भी फैक्टर जो कि पॉपुलेशन को हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएट कर रहा है, अगर हम उसके बारे में समझें तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि इवोल्यूशन होता कैसे है। तो क्या आपने को इस इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस समझ में आई? अब फिर से आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण। किसी एक पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस का नंबर या हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने के लिए उस पॉपुलेशन के अंदर पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आंसर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट तक ही देना है। पॉपुलेशन के अंदर मुझे चाहिए कि हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, इसके लिए पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 0.5। और अगर मैं चाहूं कि किसी पॉपुलेशन में पी और क्यू की वैल्यू मिनिमम हो, मैं क्या चाहता हूं, सॉरी, अगर मैं चाहता हूं कि किसी पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस मिनिमम हो, तो उस पॉपुलेशन में पी और क्यू दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0.1 और दूसरे की वैल्यू 0.9 होनी चाहिए। ये दोनों बातें समझ में आई? मैक्सिमम के लिए कितना कितना? 0.5 0.5, मिनिमम के लिए कोई एक हो 0.9, दूसरा होना चाहिए 0.1। अगली बात, कहीं जेनेटिक्स में ऐसा नहीं लिखा, ना किसी पॉपुलेशन में कभी ऐसा होता है कि डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही रहेगी और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कम ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्या डोमिनेंट और रिसेसिव
संख्या के आधार पे होते हैं या कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के बेसिस पर? किसके बेसिस पे है? कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के बेसिस पर होते हैं। तो अगर किसी पॉपुलेशन में आपको कैलकुलेट करते टाइम अगर मिल रहा है कि पी की वैल्यू 0.3 है और क्यू की वैल्यू 0.7 है, तो आप ये मत सोचना कि ये रिसेसिव है, तो ज्यादा कैसे हो गया। वो हो सकता है, जो भी आपको डेटा दिया है उस डेटा के हिसाब से अपने को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, ये इक्विलिब्रियम कौन सी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल थी? रैंडम मीटिंग की सिलेक्टिव मीटिंग? मतलब कि सबसे पहला जो फैक्टर जो कि इवोल्यूशन करा सकता है वो हो गया सिलेक्टिव मीटिंग। सबसे पहला फैक्टर जो कि इवोल्यूशन करा सकता है वो कौन हुआ? सिलेक्टिव मीटिंग, है ना? यानी कि अगर पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग ना हो तो क्या पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं। समझिए, अगर पॉपुलेशन में सुपीरियर कैरेक्टर वालों को ब्रीड करने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं तो उनके एलील और जीन्स अगली जनरेशन में ज्यादा जाएंगे। इंफीरियर कैरेक्टर वालों के एलील और जीन्स अगली जनरेशन में कम जाएंगे। तो इसकी वजह से अगली जनरेशन में एलील फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी कि नहीं? तो मतलब सबसे पहला फैक्टर कौन है यहां इवोल्यूशन कराने वाला? सिलेक्टिव मीटिंग। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा देखो, अपने को बात करनी है उन फैक्टर्स के बारे में जो कि अफेक्ट करते हैं हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम। जो किसे अफेक्ट कर रहे हैं बेटा? हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स जो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो पहला तो हमने कहा कि यहां पर पॉपुलेशन के अंदर अगर सिलेक्टिव मीटिंग होती हो तो पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाली है। दूसरा, हम यहां 5 फैक्टर की बात करते हैं। पहला फैक्टर हम रखते हैं म्यूटेशन। पहला फैक्टर बेटा कौन है? म्यूटेशन। सेकेंड इज जीन रिकॉम्बिनेशन। दूसरे को अपन क्या बोलते हैं? जीन रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। थर्ड इज जीन माइग्रेशन। तीसरा फैक्टर कौन है? जीन माइग्रेशन है। और जीन माइग्रेशन को ही आप जीन फ्लो भी नाम देते हैं। जीन माइग्रेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? जीन फ्लो। स्लाइट अंतर है जो अभी हम बात कर लेंगे। जीन माइग्रेशन के बाद चौथा फैक्टर आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। चौथा फैक्टर कौन आ जाएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है। और पांचवा फैक्टर आता है नेचुरल सिलेक्शन। पांचवा फैक्टर कौन सा कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। अब क्योंकि फैक्टर है 5, हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं 4, तो आराम से यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहेगी या फिर नहीं। तो ये 5 फैक्टर कौन कौन से हैं जो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं? तो पहला कौन? म्यूटेशन। दूसरा रिकॉम्बिनेशन। तीसरा माइग्रेशन। चौथा ड्रिफ्ट। और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। अब ये 5 फैक्टर उम्मीद है आपको याद हो जाएंगे। नहीं याद हो तो एक निमोनिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं कि माई मदर नेवर डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब है बिगाड़ना। और फिर आ जाता है राइम्स। राइम का मतलब जानते हैं? लोरी। मम्मी बच्चों को सुनाती है ना लोरी। तो आप जरा देखो, इस कहानी में पहले एम का मतलब म्यूटेशन, दूसरे एम का मतलब माइग्रेशन, एन मतलब नेचुरल सिलेक्शन, डी मतलब ड्रिफ्ट, आर मतलब रिकॉम्बिनेशन। पहले एम का मतलब क्या है? म्यूटेशन। दूसरे एम का मतलब माइग्रेशन। फिर एन का मतलब नेचुरल सिलेक्शन।
फिर डी का मतलब ड्रिफ्ट, आर का मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन। तो कितने फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को? 5। अब ये जो 5 फैक्टर हैं, इनमें से शुरू करते हैं सबसे पहले से, जिसका नाम क्या है, म्यूटेशन। तो सबसे पहला फैक्टर कौन आ जाता है बेटा? म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में सबसे पहला कहा जाता है कि इट इज यूनिवर्सल सोर्स ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। अगर किसी चीज को यूनिवर्सल कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा रहेगा कि नहीं? हमेशा होगा ना। समझना, यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन होने की संभावनाएं बनी हुई है कि नहीं? हर एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होने के चांसेस हैं। ये जो म्यूटेशन है वो प्री अडाप्टिव होते हैं कि पोस्ट अडाप्टिव? कैसे होते हैं? प्री अडाप्टिव। यानी कि आपने कहा था कि जब फीड मीडियम, बैक्टीरिया वाली केस में बात की थी कि जब फीड मीडियम चेंज किया, उससे पहले ही जो प्रोटोट्रॉप बैक्टीरिया था उससे ऑक्सोट्रॉफ का फॉर्मेशन हो गया था। या हम अगर बात करें कि जब एंटीबायोटिक आया था तो उससे पहले ही दो तरीके के बैक्टीरिया थे, द वन वाज एंटीबायोटिक सेंसिटिव एंड अदर वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो हमने यहां पे कहा कि म्यूटेशन एडाप्टेशन से पहले हो जाते हैं कि बाद में? म्यूटेशन कब हो जाते हैं? पहले। तो इसीलिए म्यूटेशन को क्या कहा गया? प्री अडाप्टिव कहा गया। तो हमने कहा म्यूटेशन होता है यूनिवर्सल सोर्स ऑफ वेरिएशन। और कहीं ना कहीं ह्यूगो डिब्रीज ने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी, उससे हमें म्यूटेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई। म्यूटेशन के बाद दूसरा फैक्टर आपने क्या लिया? जीन रिकॉम्बिनेशन। अगला फैक्टर क्या लिया? जीन रिकॉम्बिनेशन। अब ये जीन रिकॉम्बिनेशन होता कब है? तो ये पहला, जब अगर होती है मियोसिस। कब होगा? जब अगर क्या हो रहा हो? मियोसिस। और मियोसिस कब होगा? जब गैमीट फॉर्मेशन होगा। जब अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो बोलो क्रॉसिंग ओवर होगा कि नहीं? अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे कि नहीं? दूसरा, आप कहते हैं कि यह होता है ड्यू टू रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट। किसकी वजह से होता है बेटा? रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट की वजह से। मतलब कि जो गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन रैंडम होता है। गैमीट्स का फ्यूजन कैसा होता है बेटा? रैंडम। रैंडम फ्यूजन का मतलब यहां पर यह है कि जब भी अगर मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जितनी बार गैमीट बनेगा, तो हर बार जो जितनी बार जाइगोट बनेगा, हाँ, जितनी बार जाइगोट बनेगा, हर बार जाइगोट बनाने में जो गैमीट्स आएंगे वो गैमीट्स पहले से सिलेक्टेड होते हैं कि फ्यूजन रैंडम होता है? फ्यूजन कैसा होता है? रैंडम। क्योंकि यहां रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, इसीलिए एक ही पेरेंट के जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं? नहीं। तो अब मुझे बताओ, ज्यादा कॉमनली कौन होता है, म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? ज्यादा कॉमन है। तो रिकॉम्बिनेशन को मैंने कहा कि इट इज कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसको क्या कहा गया? कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन कहा। अब समझना, इसको मैंने कॉमन कहा, जबकि ऊपर म्यूटेशन को मैंने क्या कहा? यूनिवर्सल। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन केवल उनमें होता है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे असेक्सुअल हो, दोनों ही मामले में म्यूटेशन तो होगा ही होगा। चाहे सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो, हर केस में क्या होने वाला है? म्यूटेशन। तो इसलिए अपन ने कहा कि म्यूटेशन के बाद दूसरा फैक्टर कौन आ जाता है? जीन रिकॉम्बिनेशन। पहले फैक्टर का नाम, दूसरा कौन? तो पहला फैक्टर हुआ म्यूटेशन, दूसरा कौन आ जाता है? जीन रिकॉम्बिनेशन।
एक बार इतना लिखो, फिर बात करते हैं जीन माइग्रेशन की। रह गया उसमें? क्या बेटा? उस 5 फैक्टर में अपन नहीं करते, क्योंकि हम रैंडम मीटिंग की पहले ही बात कर चुके होते हैं। तो उतना अपने को समझ में आता है कि इसका अगर उल्टा चलोगे तो उल्टा क्या है, सिलेक्टिव मीटिंग है। तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर कोई पॉपुलेशन सिलेक्टिव मीटिंग कर रही है तो उस पॉपुलेशन पे ये इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल ही नहीं है। कोई पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग ही क्यों ना हो रही हो, पर इन 5 में से कोई भी एक अगर काम कर जाएगा तो उस पॉपुलेशन में भी इवोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर वेरिएशन आएगी म्यूटेशन की वजह से। अगले पेज पे आए। कभी नहीं रहती। अगर चली गई तो उसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होगा, जो असंभव है, इवोल्यूशन ना हो। उसका मतलब ये कि वो जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। रुक 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 रुक, हाँ। नहीं, यहां जो मतलब वेरिएशंस आती हैं पॉपुलेशन में नई, तो वो नए एलील्स या जीन्स लेकर के आना दो चीजों का काम है। किसी भी पॉपुलेशन में नए एलील या जीन लाना काम कितना है? दो का। एक म्यूटेशन है, दूसरा रिकॉम्बिनेशन है। इन दोनों में से कॉमन है म्यूटेशन, सॉरी, इन दोनों में से कॉमन है रिकॉम्बिनेशन। हाँ, अब बोलो। भूल गए? कोई बात नहीं। हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में ना होना बताता है कि इवोल्यूशन है। हाँ, कभी हो सकता है हो। क्यों? बाकी बाकी 4 फैक्टर भी तो हैं। बाकी 4 फैक्टर भी तो अस्तित्व में है ना। अगर म्यूटेशन ना भी हो तो बाकी 4 में से कोई ना कोई करा लेगा। अगले पेज पे आए। क्या? हाँ, कौन से एलील लेने हैं बताओ? हाँ। हाँ, कौन से एलील लेना चाहते हो? तो अगर आप कैपिटल ए ले रहे हैं तो मतलब पॉपुलेशन में से हेट्रोजाइगस को भूल जाओ। वो ऐसे नहीं होगा ना। तो आप हेट्रोजाइगस को भूल गए ना। तो भाई लेने से थोड़ी हो जाता है कि मैं लूंगा तो हो जाना चाहिए। क्या मतलब? कितना डेविएशन हुआ? कितना डेविएशन हुआ? मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है जिसमें 2 जनरेशन में जब हमने देखा तो दोनों जनरेशन में अपने को पी और क्यू में जो अंतर मिला वो 0.1 का मिला। एक और पॉपुलेशन में हमने देखा जहां पे अपने को 2 जनरेशन में पी और क्यू में जो अंतर है वो 0.4 का मिल गया। तो दोनों में से किसके अंदर ज्यादा इवोल्यूशन हुआ? जिसमें अंतर ज्यादा है। तो इसीलिए कहा कि एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन।
कि मैं लूंगा तो हो जाना चाहिए? क्या मतलब कितना डेविएशन हुआ? कितना डेविएशन हुआ? मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है जिसमें दो जनरेशंस में जब हमने देखा तो दोनों जनरेशंस में अपने को पी और क्यू में जो अंतर मिला वो 0.1 का मिला। एक और पॉपुलेशन में हमने देखा जहां पे अपने को दो जनरेशन में पी और क्यू में जो अंतर है वो 0.4 का मिल गया। तो दोनों में से किसके अंदर ज्यादा इवोल्यूशन हुआ? जिसमें अंतर ज्यादा है। तो इसीलिए कहा कि एक्सटेंट ऑफ डेविएशन इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन। कितने बच्चे अभी लिख रहे हैं? जल्दी लिखो। हम्म। क्या? बोलो। कैसे आएगा? 18/200 करेगा 0.9 आता है। पूछ उससे। हाँ, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, इससे इसे काटोगे तो जो डिजिट आएगी उससे आगे डेसिमल आ जाएगा ना। पॉइंट पॉइंट के बाद आएगा ना। हाँ, कैलकुलेटर से करके देख। 0.9 आएगा। फिर तूने लिखा 0.09। बुद्धि भ्रष्ट हो गई एकदम। कौन? बेटा तुम्हारे पास फोन होगा उसमें कैलकुलेटर नाम की चीज होती है, करके देखना। 18/200। अभी देखते हैं। आगे बढ़े। तेरा फोन खराब हो चुका है। आगे बढ़े। चलो अब जरा ध्यान दो। अब अपनी को बात करनी है अगले फैक्टर पे जिसको अपन कहते हैं जीन माइग्रेशन। हाँ, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। तो अगली अपन बात करते हैं जीन माइग्रेशन के बारे में। ठीक। तो अब अगर अपन बात करें जीन माइग्रेशन के बारे में तो जीन माइग्रेशन को हमने एक और नाम भी दिया था। अपन ने इसे क्या कहा था? जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन का एक और नाम क्या था? जीन फ्लो था। ठीक। तो जीन माइग्रेशन को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं? जीन फ्लो नाम देंगे। अब ये जो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो है वो होता क्या है? तो देखो, ये एक जगह है जहां पर एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को मान लो मैंने नाम दे दिया 1। यहां पर एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को मैंने नाम क्या दिया है? 1। यहां पर इससे कुछ दूर, मतलब थोड़ी दूर हो ज्यादा दूर हो, इट डजंट मैटर, यहां पर एक दूसरी पॉपुलेशन है और ये जो पॉपुलेशन है इसको मैंने नाम दे दिया 2। ये पॉपुलेशन कौन सी है? पॉपुलेशन 2। ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन सेम स्पीसीज की होनी चाहिए। ये पॉपुलेशन किसकी हो बेटा? सेम स्पीसीज की। अगर अलग अलग स्पीसीज की हैं तो फिर ये केस जीन माइग्रेशन का नहीं है। तो सबसे पहली बात, दोनों जगह पे पॉपुलेशन सेम स्पीसीज की हो कि अलग अलग? सेम स्पीसीज की। अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन 1 है इसके अंदर कैपिटल ए है 7 और स्मॉल ए है मान लेते हैं इसके अंदर 3।
तो यहां पर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 0.7, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.3, स्मॉल ए कितना हो गया 0.3। फिर अपन ने कहा कि अगर देखते हैं पॉपुलेशन 2 में, तो इस पॉपुलेशन 2 में आप मान लो कि स्मॉल ए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, तो स्मॉल ए कितने पाए जा रहे हैं 6 है, जबकि कैपिटल ए यहां पर ये पाए जा रहे हैं 4। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी यहां कितनी है 0.4 और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.6। तो ये दो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं जो अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये जो पॉपुलेशंस अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही हैं, अब क्या होता है कि मान लेते हैं पहली पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर माइग्रेट करके दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चले जाते हैं। तो पहले वाली जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से मान लो इतने मेंबर, ये मेंबर माइग्रेट करके कहां चले गई इधर। जब ये मेंबर माइग्रेट करके यहां पर गए, तो अब इधर देखिए कैपिटल ए कितने आए बेटा 3 आए ना, और स्मॉल ए कितना आया 1। कैपिटल ए कितने आ गए 3, जबकि स्मॉल ए कितना आया 1। यहां पर जिस पॉपुलेशन से ये लोग माइग्रेट करके गए थे, उस पॉपुलेशन से इन लोगों का हुआ ई माइग्रेशन। क्या हुआ यहां पर ई माइग्रेशन, इससे बाहर गए, दूसरी जगह जहां पर पहुंचे वहां पर क्या होना चाहिए इमाइग्रेशन। और ध्यान दें, मैंने सेम स्पीसीज इसलिए कहा क्योंकि जो माइग्रेट करके वहां गए हैं उन मेंबर्स का नई पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ ब्रीड करना जरूरी है। जो लोग माइग्रेट करके गए हैं उन मेंबर्स का नई पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ ब्रीड करना जरूरी है, रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होने वाला है कि जब ये मरेंगे तो इस माइग्रेशन का इफेक्ट हो जाएगा खत्म। पर अगर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो इनके जो जीन और एलील हैं वो नई पॉपुलेशन में हमेशा के लिए बने रहेंगे। अब आप देखें, ये जो पॉपुलेशन है जहां से लोग माइग्रेट करके जा रहे थे, उस पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी पहले जैसी बनी रहेगी कि चेंज हो गई। तो इस पॉपुलेशन के अंदर जो एलील फ्रीक्वेंसी है ये हो गई चेंज, और जिस पॉपुलेशन में माइग्रेट करके जा रहे थे उस पॉपुलेशन के अंदर भी तो एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। तो हमने कहा कि एलील फ्रीक्वेंसी दोनों ही पॉपुलेशन के अंदर क्या हो जाती है चेंज। तो क्या केवल पहले वाली पॉपुलेशन में या जिस पॉपुलेशन में जा रहे हैं उसमें भी चेंज होती है? दोनों के अंदर, दोनों के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी चेंज। अब यहां देखो, अपन ने यहां पे कहा कि मेंबर्स हु आर माइग्रेटिंग, तो जो मेंबर यहां माइग्रेट कर रहे हैं मस्ट ब्रीड विद मेंबर्स ऑफ न्यू पॉपुलेशन। तो इन्हें ब्रीड करना होगा नई पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ। अगर ये नई पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ ब्रीड नहीं करते तो जैसे ही इनकी डेथ होगी तो उसके साथ ही ये जो एलील फ्रीक्वेंसी है ये लौट के वापस से नॉर्मल हो जाने वाली है। अब अगली बात देखिए, अगर यहां पर रिपीटेड जीन माइग्रेशन हो, इफ देयर इज रिपीटेड जीन माइग्रेशन, अगर बार बार जीन माइग्रेशन हो रहा है तो रिपीटेड जीन माइग्रेशन को अपन नाम देते हैं जीन फ्लो। तो रिपीटेड जीन माइग्रेशन क्या कहा जाता है जीन फ्लो। मतलब कि अगर एक बार माइग्रेट करके गए तो एक बार माइग्रेट करके जाने को अपन क्या नाम दे रहे हैं बेटा जीन माइग्रेशन। पर अगर बार बार ऐसा होता रहे
कि यहां से मेंबर इधर, यहां से मेंबर इधर, फिर इधर से इधर, फिर यहां से यहां, अगर ये माइग्रेट करते रहें तो हम इसे क्या बोलते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। अब समझना, जीन फ्लो की वजह से दोनों पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो घटने वाला है कि बढ़ेगा? फिर से सुनो, अगर जीन फ्लो हो तो दोनों पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा कि ज्यादा? ज्यादा कि कम? मान लो अगर जो है मेरे पास आ, एक बर्तन है जिसमें दूध है और एक बर्तन है जिसमें पानी है। अभी दोनों बर्तनों में जो कंटेंट है वो एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, ठीक? अगर मैंने क्या किया, दूध वाले बर्तन में से मान लो एक ग्लास दूध लेकर के, एक कटोरी में दूध लेकर के मैंने क्या किया, पानी वाले बर्तन में मिला दिया। अगर ऐसा किया तो दूध वाले बर्तन में दूध कम हुआ कि नहीं? पानी वाले बर्तन में भी अब प्योर पानी तो नहीं रह गया, कंपोजिशन तो वहां भी चेंज हुआ। मतलब अगर एक बार जीन माइग्रेशन हो तो जिस पॉपुलेशन में से गए वहां भी चेंज आया और जहां पर गए वहां भी चेंज आया। अब मान लो मेरे पास पूरे दिन का टाइम हो, कोई काम धाम नहीं, तो ऐसी अवस्था में मैं क्या कर रहा हूं कि वही ग्लास लेके बार बार इसमें से दूध इस पानी में, पानी वाले बर्तन में से पानी लेके दूध वाले बर्तन में। अगर यही काम मैं पूरे दिन बैठ के करता रहूं तो आपको नहीं लगता कि शाम तक दोनों बर्तनों में दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी? तो मतलब कि अगर बार बार जीन फ्लो होता हो तो जीन फ्लो होने की वजह से दोनों पॉपुलेशन के एलील फ्रीक्वेंसी का जो अंतर है वो अंतर क्या हो जाने वाला है? कम। तो दोनों पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? लिखो इसे एक बार, फिर बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाँ लिख लो। चलो तो अब ड्रिफ्ट के बारे में अपन बात करेंगे कल। तो कल अपना बचा ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट, फिर बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन।